हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज। और आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का आखिरी चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो है फोटोसिंथेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होती है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट लाइट, CO2 और वाटर को यूज करता है और ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अपने नोट्स में आपको एक रिएक्शन दिख रही होगी। इसमें क्या है, 6 CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और रिएक्शन के जो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आप देखेंगे इसमें है ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए किसी भी रिएक्शन को पढ़ने का यही तरीका है कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमने रिएक्शन के स्टार्टिंग में क्या दिया है, फिर हमें देखना होता है कि रिएक्शन के लास्ट में हमें क्या प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं। ठीक है, तो हम यही याद रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में हमें लाइट देनी है, CO2 देनी है, वाटर देना है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें मिलनी चाहिए। तो चलिए रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहली बात है कि रिएक्शन होती कहाँ पे है। जैसा कि मैंने आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया, चलिए आप मुझे बताइए याद करके, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, स्ट्रोमा में। ठीक है, तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें एक बात पता होती है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्लोरोफिल्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए देखते हैं कि सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता कहाँ पे है। ठीक है, ये डायग्राम, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। देखिए मैं सेल को कट करके सेल के अंदर अपन एंट्री लेते हैं। देखिए सेल के बाहर, अगर ये प्लांट सेल है, बाहर मेरे को सेल वॉल मिली, मैंने कट किया। सेल वॉल के अंदर मेरे को फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर मेरे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है, मैंने उसको कट किया। अब मैं सेल के अंदर कहाँ पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनल मेरे को मिलेगा जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए क्लोरोप्लास्ट की मैंने आउटर मेम्ब्रेन को कट किया, फिर इनर मेम्ब्रेन मेरे को दिखने लगी, फिर मैंने इनर मेम्ब्रेन को कट किया। अब मैं क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में आके पहुंच गया। ठीक है, देखिए अब क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि एक सिक्कों का ढेर रखा होता है। ये जो कॉइन्स की, ये जो ये जो कॉइन्स का एक वर्टिकल कॉलम है, इसका नाम है थाइलेकोइड। और इस हर कॉइन को हम बोलते हैं ग्रेना। आपको दिख रहा है डायग्राम में, आपको ग्रेनास दिख रहे हैं। इस ग्रेनास का जो कलेक्शन है इसका नाम है थाइलेकोइड। ये हर एक, ये थाइलेकोइड है। और ये हर थाइलेकोइड जो दो थाइलेकोइड को कनेक्ट करती है उसका नाम है स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, ये स्ट्रोमा लेमिली आपको डायग्राम में दिख रही होगी। और अब थाइलेकोइड के बाहर वाला, जो ये थाइलेकोइड के बाहर जो भी आपको स्पेस दिख रहा है, ये पूरा स्पेस है स्ट्रोमा। अब थाइलेकोइड देखिए फ्लैट एक फ्लैट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, थाइलेकोइड एक सिंगल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनल है। ऐसे विजुअलाइज कीजिए जैसे कि एक फ्लैट बॉल, मैंने क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारी फ्लैट बॉल्स मैंने रख रखी हैं, तो बॉल के अंदर भी कोई स्पेस होगा, इसका नाम है थाइलेकोइड ल्यूमन। और इस बॉल को सराउंड कौन करती है, एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के बाहर मुझे क्या दिखेगा, स्ट्रोमा। तो ये पूरे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। अब आप पूछेंगे कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर तो देख ली, लेकिन अब फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा है, या थाइलेकोइड ल्यूमन में हो रहा है। इसका आंसर है कि जो हम पढ़ेंगे आगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन्स के अंदर, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर। देखिए कैसे होती है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कौन से पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। तो हमारे पास 4 तरह के पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल। इनके कलर यहाँ दे रखें। अगर क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो कैसा आएगा, मैच द फॉलोइंग करके आएगा कि क्लोरोफिल ए का कलर क्या है, ब्राइट या ब्लू ग्रीन है, क्लोरोफिल बी का कलर क्या है, येलो ग्रीन है, जेंथोफिल का कलर क्या है, येलो, और कैरोटीनॉइड्स का कलर है येलो ऑरेंज। ठीक है, अपन याद रखेंगे। अब आपके 1 पेजर नोट्स में जो आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं। देखिए नंबर 1 डायग्राम है कि जो क्लोरोफिल्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं, वो कौन सी सनलाइट की वेवलेंथ पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करते हैं। देखिए जो जो सनलाइट आती है उसका स्पेक्ट्रम क्या है, हम सबने फिजिक्स में पढ़ा है, विबग्योर होता है।
400 टू 700 नैनोमीटर, यानी वायलेट से और रेड तक का पूरा स्पेक्ट्रम क्या है, विजिबल लाइट का है। इस पूरे स्पेक्ट्रम की कौन सी वेवलेंथ को कौन सा पिगमेंट अब्सॉर्ब करता है। तो आप डायग्राम से देख रहे हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी, इसका हमने स्पेक्ट्रम देख रखा है। डायग्राम बी क्या शो कर रहा है कि प्लांट कौन से स्पेक्ट्रम पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक पीक यहाँ पे है, जो फर्स्ट पीक है वो 400 नैनोमीटर के जस्ट बाद में है, और सेकंड पीक है वो 700 नैनोमीटर के जस्ट पहले है। बेसिकली ये ब्लू और रेड रीजन में ये पीक आता है। अब देखिए नंबर थर्ड जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्लोरोफिल ए का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और इसके ऊपर जो सेकंड लाइन है ये है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस एफिशिएंट किस वेवलेंथ पे होता है। आप देखेंगे कि दोनों का पीक है लगभग कोइंसाइड करता है, यानी क्लोरोफिल ए का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और प्लांट का फोटोसिंथेसिस दोनों लगभग लगभग एक ही वेवलेंथ पे हो रहे हैं। इसका मतलब है कि क्लोरोफिल ए हमारा मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। लेकिन देखिए ये दोनों कर्व जो हैं, क्लोरोफिल ए का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और प्लांट का फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी जिस वेवलेंथ पे है, ये पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करते हैं। यानी इसके अलावा बाकी भी वेवलेंथ ऐसी हैं जिन पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे इतना फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन क्लोरोफिल ए तो अब्जॉर्ब करता ही नहीं है, तो इस वेवलेंथ की लाइट तो प्लांट के लिए बेकार चली गई। इस वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कौन करेगा, बाकी जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल, इनका यही काम है। इनका फर्स्ट काम है, हम देखेंगे इन पिगमेंट्स का काम क्या है। फर्स्ट काम है कि जिस वेवलेंथ को क्लोरोफिल अब्सॉर्ब नहीं करता, उस वेवलेंथ को हमको अब्सॉर्ब करना है। और सेकंड इनका वर्क है कि अगर मान लीजिए लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो आपके क्लोरोफिल ए को डैमेज ना कर दे, इसके लिए वो लोग अपना बलिदान दे देते हैं, बाकी सारे पिगमेंट्स, ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए मेन फोटोसिंथेसिस पे आते हैं। अपना टारगेट भूलना नहीं है कि लाइट को, CO2 को और वाटर को यूज करना है और ग्लूकोज बनाना है। दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट में होती है, डार्क रिएक्शन डार्क में होती है, ऐसा नहीं है। लाइट रिएक्शन लाइट में जरूर होती है, डार्क रिएक्शन भी लाइट में ही होती है, लेकिन ये लाइट के जो, अगर मैं सनलाइट को बंद कर दूं तो लाइट रिएक्शन के थोड़ी देर तक ही डार्क रिएक्शन चल पाती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब तक लाइट होगी लाइट रिएक्शन चलेगी, प्रोडक्ट्स बनेंगे, उन प्रोडक्ट्स से ही हमें डार्क रिएक्शन आगे चलानी है, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं, मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर ले गया था, हम क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में पहुंच गए थे। अब देखिए अब हम थाइलेकोइड को कट करते हैं। एक थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, अब मैंने मेम्ब्रेन देखा, थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है, मैंने देखा कि उसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। अब चलिए एक फैक्ट्री के अंदर एंट्री लेते हैं। देखिए एक फैक्ट्री के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां पे दो हीरो हैं, और हीरो के आसपास जैसे साइड एक्टर्स होते हैं, इस तरह से उसको घेरा हुआ है। तो इस हीरो का, ये जो हीरो को घेरा हुआ है, इसका नाम क्या है, फोटो सिस्टम, PS, ठीक है। और इस फोटो सिस्टम में जो ये हीरो और साइड एक्टर्स, इनको मिला के हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर हम गए एक फैक्ट्री के अंदर, जिसमें मेन हीरो है। मेन हीरो का नाम क्या है, रिएक्शन सेंटर, ये बना होता है क्लोरोफिल ए से। और साइड एक्टर्स हैं, इनका नाम क्या है, एंटीना। ये क्या होते हैं, बाकी जो सारे पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल, ये साइड एक्टर मिलके बनाते हैं एंटीना। अब क्या होगा, देखिए सनलाइट आई, तो सनलाइट जो सेल के अंदर आती है, सेल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर आती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे आती है, और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के बाद में सनलाइट को कौन लेगा, आपका एंटीना, और ये सनलाइट को ट्रांसफर करेंगे आपके रिएक्शन सेंटर के अंदर। इस रिएक्शन सेंटर में सनलाइट एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूं। इस तरह से, अब देखिए आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा कि लाइट आई, और लाइट कहां पे आई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी हीरो और जो साइड एक्टर्स हैं वहां पे हमने लाइट को पहुंचा दिया है। अब इससे क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का जो रिएक्शन सेंटर है, ये जो दो ग्रुप बना लिए हीरो ने, पहले ग्रुप का नाम है फोटो सिस्टम 2, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 में आप देखेंगे जो क्लोरोफिल ए है वो डिफरेंट है, और फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए डिफरेंट है।
जो फोटो सिस्टम 2 का क्लोरोफिल ए है उसका अब्जॉर्प्शन पीक है 680 नैनोमीटर पे, और फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए का पीक है 700 नैनोमीटर पे। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये जो नेमिंग है हमने इसकी डिस्कवरी के बेसिस पे दी है। जो लाइट पहले PS2 के पास आती है, PS1 के पास नहीं, वरना अगर हम रिएक्शन देख के देते तो हम उल्टी नेमिंग करते, ठीक है। तो लाइट सबसे पहले आती है फोटो सिस्टम 2 के पास, सेकंड वाले एक्टर के पास। तो यहाँ पे एंटीना ने लाइट ली, रिएक्शन सेंटर को एनर्जी पहुंचाई, उसके इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ, दिख रहा होगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके देखिए, अब इलेक्ट्रॉन ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन जो कूद के ऊपर चला गया छत पे। अब छत पे एक मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसने इलेक्ट्रॉन को कैच किया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, अब ऊपर छत से जो सीढ़ियां आ रही हैं नीचे की तरफ, वहां से हमने इलेक्ट्रॉन को लुढ़काना शुरू किया है। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन आ गया नीचे और वो पहले हीरो के पास पहुंच गया। अब जो पहले हीरो पे भी लाइट आई है, वहां पे भी ऐसा ही होगा कि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है, छत पे पहुंचाना है, और अब छत से उसको लुढ़काना है, और अब इलेक्ट्रॉन को लिया है NADP ने, और NADPH2 यहाँ पे हमारा बन गया है, ठीक है। अब देखिए ये वाली साइड है ल्यूमन। मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम चल कहाँ रहा है, एक्टर एक्ट्रेसेस का ये प्रोग्राम चल रहा है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो अंदर वाला हिस्सा क्या है, ल्यूमन, और बाहर वाला हिस्सा क्या है, बताइए। थाइलेकोइड के बाहर क्या है, आपका स्ट्रोमा, ठीक है। तो अब बेसिक समझ में आया हुआ क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आए हैं PS2, सबसे पहले लाइट आई है PS2 के पास में, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उन लोगों ने ट्रेवल किया है, फिर इलेक्ट्रॉन्स PS1 के पास आ गए हैं, ठीक है। अब जो PS1 पे लाइट आके उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आखिर में कहाँ गए, NADP के पास। ये पूरी रिएक्शन का नाम है जेड रिएक्शन। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या है, अब देखिए इस प्रोसेस में देखिए इलेक्ट्रॉन NADPH2 हमने बनवा लिया है, यस। इसके बाद में देखिए जो PS2 है, अब उससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉन वापस देने हैं, देंगे कैसे, वाटर को स्प्लिट करेंगे। तो लाइट रिएक्शन में देखिए, ये लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ है, वाटर को स्प्लिट किया है मैंने, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स में, ताकि PS2 को वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सके। तो जो आपका जो ल्यूमन में जो वाटर का ब्रेकडाउन है वो PS2 के साथ कनेक्ट है, ना कि PS1 के साथ में। चलिए इसके बाद चलिए अब इसको मेम्ब्रेन में ही देख लेते हैं एक बार। देखिए ये जो आपका फोटो है, ये आपको बता रहा है, देखिए वही फोटो है लेकिन मेम्ब्रेन में। ये आपको जो स्ट्रक्चर आपको पिंक कलर में दिख रहा है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। अंदर क्या है, थाइलेकोइड ल्यूमन, और बाहर क्या है, स्टोमा, ठीक है। अब देखिए PS2 P680, आप बताइए, देखिए यहां पे लाइट आई, यहां से इलेक्ट्रॉन आगे मूव किया, आगे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा है। ये जो आपका प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F, ये ETC का पार्ट है, और आगे इलेक्ट्रॉन गया है PS1 के पास में, और NADPH2 हमने बनवा लिया है, और ल्यूमन की साइड में PS2 को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के लिए हमने वाटर का ब्रेकडाउन किया है। अब देखिए अब इस प्रोसेस से हुआ क्या, देखिए इस प्रोसेस से ये हुआ कि ल्यूमन में हमने प्रोटॉन को इकट्ठा कर लिया है। कैसे, देखिए वाटर को मैंने ब्रेक डाउन किया है, H प्लस प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मैंने किसको दिए हैं, PS2 को। अब जो H प्लस है वो कहाँ रह गए, ल्यूमन में। इसके अलावा देखिए हम स्टोमा से कंपेयर करेंगे ल्यूमन को। स्टोमा में क्या हुआ है, NADP से क्या बनवा लिया, NADPH2, तो H प्लस हमने स्टोमा से NADP में हमने मिला दिया है, तो स्ट्रोमा में H प्लस हो गए कम, और ल्यूमन में कंपेरेटिवली H प्लस हो गए ज्यादा। एक मैकेनिज्म और है, देखिए जब PS2 से इलेक्ट्रॉन ETC में मूव करते हैं तो कैरियर है प्लास्टोक्विनोन। ये जब प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है तो H प्लस को स्ट्रोमा से और ल्यूमन में ट्रांसफर करता है। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हमने ल्यूमन में क्या बनवा लिया है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब चलिए याद कीजिए, मैंने आपको ETC पढ़वाया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब बताइए वहां ETC कहाँ होती है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ETC होती है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब बताइए वहां प्रोटॉन ग्रेडियंट, हम प्रोटॉन को कहाँ इकट्ठा करते हैं, डायग्राम याद कीजिए। हम प्रोटॉन को इकट्ठा करते हैं इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रोटॉन को कहाँ इकट्ठा किया है, थाइलेकोइड ल्यूमन में। ये एक बेसिक डिफरेंस है। चलिए
तो अब हमने क्या क्या कर लिया, अब आप मुझे बताइए कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ है। देखिए लाइट रिएक्शन में चार चीजें हुई हैं। सबसे पहले हमने लाइट को ऑब्जॉर्ब किया है, बिल्कुल। नंबर टू, हमने वाटर को ब्रेक डाउन किया है। नंबर तीन, हमने ऑक्सीजन को रिलीज किया है। और नंबर चार, हमने NADPH2 को बनवाया है। ये क्वेश्चन पूछा है 2018 में। अब देखिए ETC से इलेक्ट्रॉन मूव करता है और प्रोटॉन, और फिर हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनवा लिया है। अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट से क्या करना है, ATP बनवाना है। ये भी लाइट रिएक्शन में ही हम करते हैं। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के नाम बताइए। एक ऑक्सीजन, एक ATP और एक NADPH2। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब चलिए मैंने आपको ये तो बता दिया। इसके अलावा देखिए, अब ये जो ATP बनवाने का पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए नॉन साइक्लिकल था। हमने देखा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हुआ है, PS2 से PS1 और NADP। क्या वापस इलेक्ट्रॉन PS2 या PS1 के पास वापस आए? नहीं। देखिए एक तरह का और फॉस्फोराइलेशन होता है जिसका नाम है साइक्लिकल फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये कैसे होता है कि देखिए, मैंने लाइट लाई PS1 तक। PS1 के अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। और होना क्या चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने थे, NADP के पास। लेकिन इलेक्ट्रॉन ETC में घूम के और वापस आ जाते हैं PS1 के पास में। क्या ये साइक्लिकल हुआ? ये साइक्लिकल फोटोफॉस्फोराइलेशन है। पर ऐसा हुआ क्यों? यहाँ PS2 तो है ही नहीं, यहाँ NADP तो है ही नहीं। ये प्रोसेस होता है स्टोमा लेमिली के अंदर। अभी तक हम देख रहे थे कि ग्रेना लेमिली या थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा था नॉन साइक्लिकल फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये साइक्लिकल वाला पार्ट है, ये होता है स्टोमा लेमिली के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टोमा लेमिली के पास में आपका PS2 भी नहीं होता, ना NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है जो NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये तो इसका लोकेशन और ऐसा क्यों हुआ है। अब आप मुझे बताइए, क्या इसमें NADPH2 बनेगा? नहीं, इसमें क्या बनेगा, केवल ATP। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव कर रहा है, तो ATP हम बनवा लेंगे। ठीक है, ओनली ATP फॉर्मेशन, नो NADPH2 फॉर्मेशन। चलिए, साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल अपना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है, अब देखिए लाइट रिएक्शन हमने कंप्लीट करवा ली है। मैंने आपको बताया था कि डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स का यूज करना है। क्या प्रोडक्ट्स बने हैं? ऑक्सीजन, ATP और NADPH2। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है कि CO2 और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाना है। क्या CO2 अब तक आई है पिक्चर में? नहीं आई है। चलिए CO2 को लेके आते हैं। ये डार्क रिएक्शन में, अब देखिए ये डार्क रिएक्शन का जो, इसको हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक। लाइट रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। चलिए, ये साइकिल आपको दिख रहा है, ये है, ये केल्विन साइकिल। अब ये हो कहाँ रहा है? क्या ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, या थाइलेकोइड ल्यूमन के अंदर हो रहा है, या क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा के अंदर हो रहा है? ये होता है स्टोमा के अंदर। ठीक है भाई, जगह चाहिए ना यार। थाइलेकोइड ल्यूमन कितना छोटा स्पेस है, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे सबस्ट्रेट्स, आपको जगह चाहिए। जगह कहाँ मिलेगी? स्टोमा के अंदर, इसलिए हो रहा है। देखिए आप इस साइकिल को देखेंगे, इसके तीन पार्ट है। नंबर 1 पार्ट है कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 पार्ट है आपका रिडक्शन, और नंबर 3 पार्ट है आपका रीजनरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमको CO2 को लेके आना है, ATP और NADPH2 को यूज करना है। देखिए कार्बोक्सिलेशन वाले पार्ट में क्या हुआ है, एक सबस्ट्रेट आया है RUBP, राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। इसने CO2 को फिक्स किया है, CO2 को अपने अंदर अपने साथ जोड़ लिया है, और क्या बना है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट PGA। याद आ रहा है आपको? ग्लाइकोलाइसिस में भी PGA आता है। हम 1,3 BPGA से और हम PGA बनवाते हैं, ATP बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी 3 PGA आपका कॉमन है। तो फर्स्ट स्टेप हुआ कार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप में क्या करना है, 3 PGA से हमें बनवाना है ट्रायोस फॉस्फेट। इस प्रोसेस में हमारे 2 ATP और 2 NADPH2 हमारे खर्च होते हैं। ठीक है, नंबर 3 स्टेप में क्या करवाना है, ट्रायोस फॉस्फेट से वापस RUBP बनवा लेना है। इस प्रोसेस में एक ATP खर्च होता है। अब देखिए सिंपल सा देखते हैं, RUBP एक 5 कार्बन कंपाउंड है। यहां से जब मैंने CO2 को अटैच किया, CO2 1 कार्बन, क्या बनना चाहिए, 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन 3 PGA है, 3 कार्बन कंपाउंड, यानी ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। आ रहा है समझ में? अब 3 PGA से मैंने ट्रायोस फॉस्फेट बनवाया है, ये भी आपका 3 कार्बन का ही कंपाउंड है।
ठीक है। और ये ट्रायोस फॉस्फेट भी क्या है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। और इससे वापस हमको क्या करवा लेना है, रीजनरेशन करवा लेते हैं आरयूबीपी का 5 कार्बन कंपाउंड का। इस ट्रायोस फॉस्फेट से देखिए हम क्या बनवा लेंगे, ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस में ट्रायोस फॉस्फेट आता है, हम ग्लूकोज से ट्रायोस फॉस्फेट बनवाते हैं। यहाँ हमको क्या करना है, ट्रायोस फॉस्फेट से हमको ग्लूकोज बनवाना है, यानी रिवर्सल करना है ग्लाइकोलाइसिस का, हम करवा देंगे। तो चलिए अब बताइए, पूरा डार्क रिएक्शन समझ में आया। 3 स्टेप का, फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन और थर्ड रीजनरेशन। कितनी बार साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा अपने को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनवाने के लिए, आंसर है 6 साइकिल में। अब बताइए कुल मिला के 6 साइकिल में कितने CO2 अपन यूज करेंगे, 6 CO2, क्योंकि एक ग्लूकोज बनवाना है, CO2 में एक कार्बन है। कितने ATP यूज करते हैं, 18 सॉरी 18 ATP। कैसे, देखिए हर साइकिल में जो 2 ATP हम यूज करते हैं रिडक्शन में और 1 ATP यूज करते हैं रीजनरेशन में, तो एक साइकिल में 3 ATP, 6 साइकिल में 18 ATP, 18 ATP। और कितने NADPH2 बनते हैं, ये कितने NADPH2 यूज करते हैं, 12 NADPH2। हर साइकिल में 2 NADPH2 अपन यूज करते हैं, कहाँ, रिडक्शन फेज में, आपको बताया है। ये पिछले 5 साल में 2 बार लगभग पूछा जा चुका है। हर साइकिल से भी पूछा है कि एक साइकिल में कितना ATP, कितना NADPH2, और एक ग्लूकोज के बनवाने के लिए कितना ATP और कितना NADPH2, तो ये याद रखना है। चलिए अब जब हम सारे प्लांट्स में C3 साइकिल और केल्विन साइकिल के बारे में बात कर रहे थे, तब हमें कुछ नए तरह के प्लांट्स मिले। इनमें C3 साइकिल कुछ स्पेशल तरीके से चलता है। इन प्लांट्स को हम बोलते हैं C4 प्लांट्स। और इस पाथवे को जो इनमें मिलता है, इसको हम C4 पाथवे या हैच एंड स्लैग पाथवे हम लोग बोलते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, मेज और सोरगम, याद रखने अपने को। चलिए इन प्लांट्स की स्पेशलिटी क्या है, देखिए ये प्लांट्स बहुत हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पाते हैं, ये इनके फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि इन प्लांट्स में कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। इनकी प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट से ज़्यादा है। नंबर 4, इनमें क्रेंच एनाटमी मिलती है। देखिए क्रेंच एनाटमी क्या होती है कि C4 प्लांट्स की लीव्स में ये वास्कुलर बंडल्स हैं, इनके चारों तरफ इनकी रैपिंग करती है एक स्पेशल सेल जिसका नाम है बंडल शीथ सेल, आपने सुना होगा नाम। इस बंडल शीथ सेल के बाहर क्या होती है, मीजोफिल सेल्स। इस तरह से इस स्पेशल एनाटमी को हम लोग बोलते हैं क्रेंच एनाटमी। जैसे कि C3 प्लांट्स की एनाटमी में हम लोग पढ़ते हैं कि बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस, और फिर मीजोफिल सेल्स होती हैं। बंडल शीथ सेल्स C3 प्लांट्स में हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन C4 प्लांट्स में हमें मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स एक स्पेशल अरेंजमेंट में मिलती हैं जिसका नाम है क्रेंच एनाटमी। ठीक है। इन बंडल शीथ सेल्स जो C4 प्लांट्स में मिलती हैं, इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इनमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा नंबर में होते हैं, इनकी वॉल है बहुत थिक होती है, वो गैशियस परमिएबिलिटी को अलाउ नहीं करती है, और इंटरसेल्यूलर स्पेसेज इनमें नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मीनिंग है आगे। एक बार C4 पाथवे देखते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे C4 की प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट से ज़्यादा है। देखिए अभी हमने केल्विन साइकिल पढ़ा, हमने क्या देखा कि RUBP CO2 को फिक्स करता है और क्या बनाता है, फर्स्ट मॉलिक्यूल PGA जो 3 कार्बन का है। यहाँ पे जो CO2 का फिक्सेटर है उसका नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पैप। हमने ये ग्लाइकोलाइसिस में पैप का नाम सुना होगा, जहाँ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से हम लोग पाइरुवेट बनाते हैं लास्ट स्टेप में। यहाँ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट CO2 का फर्स्ट एक्सेप्टर है और इससे ये एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसलिए इस पाथवे का नाम है C4 पाथवे, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इस साइकिल का वो 4 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है। देखिए अब क्या होता है कि ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है इसमें मॉलिक्यूलर कुछ चेंजेज होते हैं, नए नए 4 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं और ये कंपाउंड्स आते हैं बंडल शीथ सेल में। ये फर्स्ट सेल जो अभी हमने पढ़ा ये है मीजोफिल सेल, सेकंड नंबर का सेल है वो बंडल शीथ सेल है। ये 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ CO2 रिलीज करता है। देखिए ये CO2 यहाँ केल्विन साइकिल या C3 साइकिल में जाती है, तो अंतर आपको दिख रहा है।
कि C3 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स में ही आपका केल्विन साइकिल होता है, C4 प्लांट्स में आपका केल्विन साइकिल होता है लेकिन कहाँ होता है, बंडल शीथ सेल्स के अंदर। और जो C3 एसिड्स है वो वापस मीजोफिल सेल में ट्रांसपोर्टेशन होता है और वापस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं। आपको आया, चलिए देखिए और इसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं इस टेबल से। ये टेबल एनसीईआरटी की है, जो एनसीईआरटी में फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में दे रखी है, इससे आपको अंतर सारा क्लियर होगा। यहाँ से देखिएगा, इस साल एक क्वेश्चन पक्का आपके नीट 25 में आपको देखने को मिलेगा इस टेबल से। हर साल क्वेश्चन पूछता है एक यहाँ से। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछता हूँ। रिकॉल करते हैं C3 और C4 साइकिल को। सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। आप बताइए C3 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ होता है और C4 प्लांट में कहाँ होता है। C3 में सेल का नाम मीजोफिल, C4 में बंडल शीथ सेल। ठीक है, आगे देखिए, बंडल शीथ सेल की एक स्पेशलिटी है कि बंडल शीथ सेल में पेपकेस एंजाइम नहीं होता है। जो फर्स्ट स्टेप हमने C4 साइकिल का भी देखा कि पेप जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट CO2 को एक्सेप्ट करता है और ऑक्सेलो एसीटेट बनाता है, एंजाइम का नाम क्या होता है, पेपकेस। ये एंजाइम मीजोफिल सेल में है, बंडल शीथ सेल में नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप कहाँ होना है आपको, मीजोफिल सेल में। केल्विन साइकिल जो होना है उसके एंजाइम का नाम क्या है, रूबिस्को, वो है बंडल शीथ सेल में, वो यहाँ मीजोफिल सेल्स में है नहीं है। तो ये बंडल शीथ सेल्स की एक खासियत है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स। स्टार्टिंग कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, C3 प्लांट में मीजोफिल, C4 प्लांट में कहाँ हुआ, इनमें भी मीजोफिल। ध्यान है आपको कि पेप जो पेप मॉलिक्यूल है वो CO2 को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, OAA। ठीक है, हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2, आंसर 1 and 2। ठीक है, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। आप बताइए C3 साइकिल में कौन है प्राइमरी एक्सेप्टर और C4 में कौन है। ठीक है, RUBP है और C4 में कौन है आपका, पेप। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, विच इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन द C4 प्लांट। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, वहां कौन था, RUBP 5 कार्बन, यहाँ पेप 3 कार्बन। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, यहाँ 3 कार्बन का प्रोडक्ट था C3 में, C4 में 4 कार्बन प्रोडक्ट था, नाम बताइए, PGA और OA। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है आपका, सिंपल। विच इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द C4 साइकिल, आंसर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन हम देख चुके हैं। डज द प्लांट हैव रूबिस्को, आप बताइए। C3 प्लांट में रूबिस्को है, बिल्कुल है, C3 साइकिल है। C4 प्लांट में रूबिस्को नहीं है, है, क्योंकि C4 प्लांट में भी केल्विन साइकिल तो होगा, बंडल शीथ सेल में होगा, और केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप कौन कैटालाइज करेगा, रूबिस्को। तो इन प्लांट्स में भी मिलता है लेकिन केवल बंडल शीथ सेल में, यहाँ की मीजोफिल सेल्स में रूबिस्को नहीं है। अब बताइए CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशंस। देखिए मैंने आपको बताया कि C4 प्लांट्स में प्रोडक्टिविटी हाई है। अब देखिए कैसे हाई है, देखिए जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो CO2 के साथ में ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन को भी अटैच करता है RUBP से। तो RUBP मॉलिक्यूल के साथ में O2 अटैच होगा या CO2 अटैच होगा, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की और CO2 की कंसंट्रेशन पे। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है ज़्यादा तो क्या होगा, तो RUBP ऑक्सीजन से अटैच होगा और आपका केल्विन साइकिल नहीं चलेगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब बात करते हैं, देखिए जो C4 प्लांट्स की, इनमें क्या होता है, इनमें स्पेशल मैकेनिज्म से बंडल शीथ सेल में क्या CO2 रिलीज कर रहा था, जो 4 कार्बन कंपाउंड था। इससे क्या हुआ, इससे जो बंडल शीथ सेल में जहाँ केल्विन साइकिल चलना है वहाँ CO2 हाई कंसंट्रेशन में है, तो RUBP हमेशा CO2 से अटैच होगा, तो इनमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए ये पॉइंट है कि CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, यानी लाइट कंडीशन आपकी प्रॉपर है, CO2 फिक्सेशन रेट C4 में हाई है और C3 में क्या है, लो होती है। चलिए बाकी देखिए, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, जो मैंने आपको भी समझाया कि अगर RUBP ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इससे क्या होता है, अगर ये हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होता कहाँ, C4 प्लांट्स में। आगे
टेम्परेचर ऑप्टिमम और एग्जाम्पल मैंने आपको C4 के बताए हैं, मेज, सोरगम, बाकी रेस्ट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर C3 प्लांट्स। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, इसको पढ़ लेते हैं। ये है कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखिए नंबर 1 लाइट। अब आप मुझे बताइए कि लाइट फोटोसिंथेसिस को कैसे रेगुलेट करेगी। अगर लाइट, देखिए लाइट अगर कम है तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस कम होगा, लाइट को हम बढ़ाते जाएं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट डायग्राम देखिए कि जब लो लाइट कंडीशन पे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है प्लांट कहता है कि मेरी कैपेसिटी हो गई है लाइट को ऑब्जॉर्ब करने की, अब नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस की रेट स्टेबल हो जाती है। नंबर 2 पॉइंट, CO2 कंसंट्रेशन। देखिए CO2 कंसंट्रेशन में, देखिए अगर प्लांट को, अगर मैं लो लाइट कंडीशन में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो क्या होगा, क्या फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगी। प्लांट को तीनों चीजें चाहिए, लाइट भी चाहिए, CO2 भी चाहिए और H2O भी चाहिए। अगर एक भी फैक्टर कम है तो बाकी फैक्टर को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। तो लो लाइट कंडीशन में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, लेकिन हाई लाइट कंडीशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ती है। वो लिमिट C4 प्लांट में है 360 और C3 प्लांट में है 450। अब आप मुझे बताइए कि C3 प्लांट में लिमिट ज्यादा क्यों है और C4 प्लांट में लिमिट कम क्यों है। आंसर मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, क्योंकि C4 प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है, इसलिए तो वो कम CO2 में भी अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करता है। C3 प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। चलिए अपना फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप पढ़ते रहिए नीट के लिए। गुड लक।